Hello students. In our previous lecture we started chapter 4 of chemistry, that is structure of atom. हमने उसमें रदरफोर्ड्स मॉडल और थॉमसन से मॉडल ऑफ एन एटम कंप्लीट कर लिया था. तो जो रदरफोर्ड मॉडल था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था. उसके दो पार्ट्स रहते हैं, दैट इज कंक्लूजन, फीचर्स एंड थर्ड पार्ट आल्सो दैट इज ड्रॉबैक. सो आज हम वो पढ़ेंगे. सो व्हाट वर द कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, वो आज हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन क्या था, देखिए थोड़ा सा ब्रीफ याद कर लेते हैं, थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल लिया था, अल्फा रेज पास करी थी. तो जब उसने अल्फा रेज पास करी थी तो कुछ रेज क्या थी, डायरेक्ट चली गई थी. कुछ रेज कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई थी और कुछ रेज जो है 180 पे वापस आ गई थी. ठीक है. तो इस बेसिस पे उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मैक्सिमम ऑफ द रेज पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, सम वर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल एंड अ वेरी फ्यू वाज डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. ठीक है. ये उसकी ऑब्जर्वेशंस थी. इनके टॉपिक्स आपको अलग अलग बनाने. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है, देन यू हैव टू राइट ऑब्जर्वेशन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट कंक्लूजन. सो कंक्लूजन में आप लोग क्या लिखोगे, जो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस थी इनसे हमें क्या पता चला, इनसे हमने क्या ऑब्जर्व करा या इनसे हमने क्या कंक्लूड करा, वो हम लिखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि उसमें आपके पास क्या था, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सारे मैक्सिमम लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे, वो गोल्ड फॉइल को पास करके डायरेक्ट आगे निकल गए. तो उसमें क्या आएगा आपके पास, इस पॉइंट से आपने क्या कंक्लूड किया कि जो ज़्यादातर स्पेस है एटम्स में वो क्या है, वेकेंट, खाली. ठीक है. कोई खाली जगह थी तभी जो है अल्फा पार्टिकल वहां से डायरेक्ट आगे निकल गया. अगर बीच में कुछ होता तो फिर उसे रोकता ना, उस बैरियर को रोकता, कुछ बैरियर लगाता उस पर, वहां पे कुछ ना होने की वजह से ही वो चला गया. मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी. दैट इज मोस्ट ऑफ द स्पेस inside an atom is empty. ठीक है. ये थे आपके फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से जो आपने कंक्लूड किया. सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो अल्फा पार्टिकल्स वो माइनर एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, मतलब माइनर एंगल से डाइवर्ट हुए थे. तो जो माइनर एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे उनसे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो थोड़ा स्पेस है उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. इन अ फ्यू स्पेस या इन अ वेरी फ्यू स्पेस देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या थे आपके, पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है. पॉजिटिवली चार्ज को क्या डिफ्लेक्ट करेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज. अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन होता तो दैट विल हैव अट्रैक्टेड दी योर अल्फा पार्टिकल, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. तो वहां पे पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या कंक्लूड किया आपने कि जो आपका बहुत कम स्पेस है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज अ वेरी लिटिल स्पेस. इन अ वेरी फ्यू स्पेस देयर वाज द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं एक एंगल से पूरा 180, बहुत ही कम, मतलब ऑलमोस्ट 10 या 20 पार्टिकल्स थे आपके अल्फा पार्टिकल जो कि 180 एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए. 180 एंगल से डिफ्लेक्ट होने का मतलब है जिस पाथ से आए थे उसी पाथ पे वापस चले गए. तो वो क्या था, उस पॉइंट पे जहां से वो 180 पे डिफ्लेक्ट हुए, मतलब उस पॉइंट पे बहुत ही हैवी पॉजिटिव चार्ज था. जो बहुत ही हैवी पॉजिटिव चार्ज था वो क्या था, a very small fraction of alpha particles were diffracted by 180 degree angle, indicating that all positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a small volume within the atom. मतलब कि वो वॉल्यूम कौन सा था, this point. So at a point there was a large volume of positive charge. So on the basis of three observations हमने जो 3 conclusions करे वो ये हैं हमारे पास. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एटम है वो मैक्सिमम खाली है, उसमें जो थोड़ा स्पेस है उसमें पॉजिटिव चार्ज है. एक ऐसा पॉइंट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ही हाई अमाउंट पे है.
अब कंक्लूजन से हमें एक और चीज पता चली कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है जो इनसाइड ऑफ एटम है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस कहाँ था, वहां पे एटम के बिल्कुल बीच में, ठीक है। एटम के अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो न्यूक्लियस है वो एटम के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो जो उसका रेडियस है दैट इज 10⁻⁵ टाइम्स स्मॉलर, मतलब कि 1 टाइम्स स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। एटम के जो 1/10 या फिर 1,00,000 टाइम्स 1/1,00,000 टाइम्स स्मॉलर है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये भी हमें इस कंक्लूजन से पता चला क्योंकि वो क्या था, सिर्फ एक पॉइंट जहां पे पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा था। तो वो क्या, कौन सा पॉइंट है, दैट पॉइंट इज द न्यूक्लियस। वो पॉइंट क्या है आपका, न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। अब आ जाते हैं फीचर्स आपके पास रदरफोर्ड मॉडल के। अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, हम कुछ फीचर्स डिराइव कर सकते हैं यहाँ से रदरफोर्ड मॉडल के। वो क्या है कि सबसे पहले तो जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज एट द सेंटर ऑफ एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर। पॉजिटिव चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। पहला तो हमें ये पता चल गया। सेकेंड हमारे पास क्या फीचर है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के इधर उधर रिवॉल्व, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड the nucleus in a circular orbit। सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब है कि वो जो ट्रैक है इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने का अराउंड द न्यूक्लियस, वो क्या है यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर। और एक और बात, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है विच इज दिस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, ठीक है। ये 3 फीचर्स हैं हमारे पास जो रदरफोर्ड मॉडल के। इन तीनों को या फिर इन 5 चीजों को, जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन है, फीचर्स, और अभी मैं एक और चीज कराऊंगी, ड्रॉबैक। इन 5 को मैं अलग अलग पूछ सकती हूँ। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आपको डिटेल में नोट में ढंग से अटेम्प्ट करना है और ढंग से पढ़ना है। सो अब ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के। अब देखिए फीचर्स में हमने क्या देखा, कंक्लूजन में देखा जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। देखो घूम रहे हैं मतलब दे आर इन मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन तो इट विल पोजेस एन एक्सेलरेशन। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो एक एक्सेलरेशन भी पोजेस करेगा। एंड फॉर न्यूक्लियस हियर, सो इफ एन electron is revolving around the nucleus in a circular orbit तो it will definitely have acceleration। जैसे ही वो एक्सेलरेट होगा तो वो एक एनर्जी रिलीज करेगा, एन एनर्जी विल बी रिलीज। तो जैसे वो धीरे धीरे गोल गोल घूमता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म, एनर्जी विल बी नील। तो जब वो अपनी एनर्जी लूज कर लेगा तो मतलब वो जो अपनी नेगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज नेगेटिव चार्ज, इट विल ऑल्सो लूज दैट। और अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा, ठीक है। जब वो अपनी एनर्जी लूज कर जाएगा तो फिर वो रिवॉल्व करना भी बंद कर देगा और उसी तरह वो क्या गिर जाएगा, बिकॉज इट विल लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी तो फिर वो मोशन में भी नहीं रहेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। ये हमने अभी पढ़ा है रिसेंटली अपने चैप्टर में। सो इसके ड्रॉबैक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही आपको पूरा लिखना है, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus
if an electron revolve around the nucleus, it will gain an acceleration while revolving. So जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, it will gain an acceleration while revolving and will ultimately lose all of its energy and will fall on the nucleus. इसमें आपको एक और लाइन एडअप करनी है ऊपर. If an electron revolve around the nucleus, it will gain an acceleration and will radiate energy. जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो रेडिएट करते करते एक ऐसा टाइम आएगा, इट विल अल्टीमेटली लूज इट्स एनर्जी एंड विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस. ठीक है. अगर ऐसा है तो जो एटम है वो क्या होगा? अनस्टेबल. देन द एटम विल बी अनस्टेबल एंड मैटर would not exist. अगर ऐसा हुआ आपका जो एटम है वो अनस्टेबल हुआ तो आपको जो एटम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जबकि आपका मैटर भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है. जो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका मैटर भी क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो दिस इज फॉल्स बिकॉज योर मैटर एंड एटम बोथ एग्जिस्ट. सो देयरफॉर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम वाज डिस्कार्डेड. सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. इसने जो क्या है रदरफोर्ड की कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश करी और इजीली दूर भी कर दिया इन्होंने. इसीलिए इनको इस मॉडल ऑफ एटम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. ये भी एक फिजिसिस्ट थे हमारे पास. ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स. सो इन्होंने क्या किया था, एटम का जो स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर रदरफोर्ड स्ट्रक्चर को थोड़ा इम्प्रूव करा था और इसी पे इन्हें नोबेल प्राइज मिला था. तो देखते हैं इन्होंने क्या पोस्टुलेट दिए थे. पोस्टुलेट मतलब क्या थ्योरीज दी थी. सो पोस्टुलेट्स नंबर 1 है ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम. डिस्क्रीट ऑर्बिट क्या होते हैं? जिनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, जिन ऑर्बिट की अपने में ही एक पर्टिकुलर एनर्जी है. तो ओनली discrete orbits are allowed inside an atom. ओके. और सेकंड पोस्टुलेट क्या था इनका? जो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करते हुए एक्सेलरेशन गेन करेंगे और एनर्जी लिबरेट करेंगे. इन्होंने क्या किया, उस पॉइंट को डिस्कार्ड कर दिया और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग वुड नॉट लिबरेट एनी काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स वुड नॉट रेडिएट एनी काइंड ऑफ एनर्जी while रिवॉल्विंग. तो ये थे इनके पोस्टुलेट्स जिनके बेसिस पे इन्होंने स्ट्रक्चर दिया एटम का. तो वो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी. इनके अकॉर्डिंग जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे उनको इन्होंने क्या नेम दिया? के, एल, एम एंड एन. बीच में इन्होंने न्यूक्लियस प्लॉट किया. राउंड में इन्होंने ऑर्बिट्स लिए एनर्जी अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज and he named them as K, L, M and N. ठीक है. ऐसी सर्टेन ऑर्बिट्स थी इन्होंने K, L, M, N जिनकी एनर्जीज थी N इक्वल्स टू
जिनका लेवल था n=1, n=2, n=3 एंड n=4। हियर n इज नंबर ऑफ डिस्क्रीट, मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का कौन सा नंबर है, नंबर ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह का दिया हमें, जो एटम था इसका एक स्ट्रक्चर दिया जिसमें इन्होंने जो शेल्स हैं उनके नाम दिया और उनका एक पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइड किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होता है के से एंड अप टू m n n। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है आपके इन टेक्स्ट में, वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट वाज योर ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। तो इसमें जो थॉमसन मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट है आपने वो लिख देना है सिंपल, कि जो एटम और दैट इज the negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral। ठीक है, वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा आप। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। देखो जो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स थे न्यूक्लियस से टकराने के बाद वो 180 एंगल पे जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए थे, तो मतलब वहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बट जो रदरफोर्ड है उनके अकॉर्डिंग वहां पे क्या है, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आपके पास क्या होते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 एनर्जी। तो आपके बुक में ये दिया हुआ है फिगर 4.3 ऑफ फ्यू एनर्जी लेवल्स। इसमें आपको n=3 तक के ऑर्बिट ही बनाने हैं, दैट इज 1 न्यूक्लियस 1 2 एंड 3, इतना बना देना आप और इसकी लेबलिंग कर देना अपनी बुक से देख के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉयल ऑफ मेटल। इसमें पूछा गया है कि अगर जो गोल्ड फॉयल है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में उसे मेटल फॉयल से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या ऑब्जर्वेशन में कुछ डिफरेंस होगा, नो। क्यों, क्योंकि गोल्ड भी एक मेटल है और आपके पास जो आप लोगे वो भी एक मेटल है, बट वहां पे गोल्ड इसलिए लिया गया है बिकॉज वहां पे आपको बहुत ही थिन शीट्स की ना, रदरफोर्ड को बहुत ही थिन शीट्स की जरूरत थी, और जो गोल्ड है वो बहुत ही मैलेबल होता है, मतलब इट कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, दैट इज व्हाई गोल्ड इज टेकन देयर। नेक्स्ट है आपके पास जो टॉपिक है दैट इज न्यूट्रॉन्स। ब्रीफ सा टॉपिक है इसीलिए मैं आज ही कवर कर दूंगी इसे। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं आपके पास, इन्हें चैडविक ने डिस्कवर किया था 1932 में, डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक इन 1932। ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एटम में ही प्रेजेंट होता है। अब तक हमने क्या पढ़े, एटम्स में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये एक नए काइंड का सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एटम में है। ठीक है, इसे क्या कहा गया, न्यूट्रॉन। इसका ना ही कोई मास है, सॉरी इसका मास जो है वो इक्वल टू प्रोटॉन है और जो चार्ज है वो क्या है, न्यूट्रल, दैट इज 0। ठीक है, 0 चार्ज है और जो मास है वो क्या है, इक्वल टू प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, आल्सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो ये था आपके पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो इसीलिए जो आपका टोटल मास ऑफ एन एटम होता है, मास ऑफ एन एटम इज गिवन बाय सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, n इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इसके बेस पे, वो देख लेते हैं आप। नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑफ इन एन एटम। So first is your electron, second is your proton, and third one we have just read about is neutron. ठीक है, second question है helium atom has an atomic mass of 4u and 2 protons in nucleus. How many neutrons does it have? ठीक है, 2 न्यूट्रॉन्स हैं आपके पास, इसके 2 प्रोटॉन्स है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे मैंने आपको कहा था। तो अगर आपके पास प्रोटॉन्स 2 हैं तो आपके पास न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे, 2। ठीक है,
बेसिकली मास नंबर से आप जब इसे माइनस करोगे प्रोटॉन नंबर को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो गया, और दो इंडेक्स क्वेश्चन भी। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट वैलेंस, आइसोटोप्स, आइसोबार, वैलेंसी आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।